यूनिवर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज फिर मैं आया हूँ सरफराज साहब के पास, जो मैनेजिंग कमेटी दरगाह शाह मर्दा करबला जोरबाग के जनरल सेक्रेटरी सरफराज हुसैन साहब। पहले जो हमने एक एपिसोड चलाया था तो लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और यूनिवर्ल्ड न्यूज़ से इतना प्यार करते हैं और उन्हें मालूम है कि हम जो काम करते हैं वो लगन से करते हैं। लोगों ने कहा कि सरफराज साहब का एक अलग से इंटरव्यू होना चाहिए, तो आज मैं आया हूँ सरफराज साहब के पास। सरफराज साहब, पहला सवाल यह है, जो आपकी नई कमेटी बनी है वो क्या आपके प्लान है कि आप फ्यूचर प्लान क्या है आपका सर? नई कमेटी का फ्यूचर प्लान अभी हम कुछ ही दिन में पोजीशन ले लेंगे। जो दरगाह शाह मर्दा के ताल्लुक़ से बात है, उसमें हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर जोर है। सबसे ज़्यादा फोकस ही हमने एजुकेशन को किया है जी। एजुकेशन के बाद जो हमने खाका तैयार किया है उसमें उन गरीब बच्चियों की, ज़रूरतमंद बच्चियों की शादियों के लिए मदद करना है जो पैसे की तंगी की, माली हालत की वजह से या किसी और वजह से जिनकी शादियां नहीं हो पाती हैं वक्त पर। और इसके बाद जो हमारा तीसरा काम है वो है बीमार लोग हैं, खुदा न खास्ता जो किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और पैसे की तंगी की वजह से उनको सही इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है, उनकी मदद कैसे की जाए। ये हमारे 3 खास प्लान हैं। इसके बाद हम आते हैं दरगाह के तामीराती कामों पर जी। ये एक बहुत ही बड़ा प्लान है दरगाह की डेवलपमेंट के लिए और इसके लिए पूरा एक खाका तैयार किया गया है। तो चूँकि अभी हमने पोजीशन नहीं लिया है इसलिए क़ब्ल अज़ वक्त बात है, लेकिन एक लंबा प्लान है जो हम आपको इंशाअल्लाह रहमान तफसील से बताएंगे। लेकिन हर चीज़ अपने वक्त पर सही लगती है कि जब वक्त आ जाए तब हम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो पुरानी कमेटी है उसने गबन करे हैं और आपने कहा था कि आपके पास सबके रिकॉर्ड है। अब आपकी नई कमेटी बन गई है तो आप अपना जो सिस्टम है वो किस तरह करेंगे कि एक आम आदमी भी आप मतलब हिसाब ले सकता है, तो वो बताइए मेरे व्यूअर्स को, किस तरह से आप करेंगे उसको। मैं एक बात आपको फिर ये वाजे कर देना चाहता हूँ दोबारा कि हमारी जो तहरीक थी वो है ही ख़राब सिस्टम के ख़िलाफ़। ओके, ठीक है। सिस्टम को ठीक करना। हमारी जो तहरीक है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए है, शफाफियत के लिए है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो आवाम के सामने होना चाहिए, कौम के सामने होना चाहिए, क्योंकि ये माले इमाम है। और हमारी लड़ाई जो है वो राइट के लिए है। और इन तीनों चीज़ों को मैं अलग अलग करके आपको बता दूं कि सिस्टम के मायने ये होते हैं कि तमाम सिस्टम को जब आप अपने अंदर अपने मातहत कर लेते हैं तो वो सिस्टम ख़राब हो जाता है। ठीक है। और जब सिस्टम ख़राब हो जाता है तो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है। जैसे अकाउंट्स में मिसाल के तौर पर आमद कहाँ से हो रही है, अखराजात कहाँ से हो रहे हैं, उसके वाउचर नहीं, ये किसी को नहीं दिया जाता, ऑडिट नहीं करवाया जाता है। अच्छा। और राइट की बात बताता हूँ मैं आपको। तीसरी चीज़ है राइट। राइट का मतलब है हक। हक वहाँ पर जैसे पहले 2700 मेंबर हुआ करते थे इस दरगाह की कमेटी में, तो उन 2700 मेंबरों की 2017 में कॉन्स्टिट्यूट मनमाना कॉन्स्टिट्यूट, हालांकि वो कानून के मुताबिक नहीं है और उसको हम चैलेंज भी कर रहे हैं, बहरहाल वो एक अलग हिस्सा है। उसके मुताबिक 2700 मेंबरों को आपने मेंबरशिप ख़त्म कर दी। अच्छा। और बल्कि सिर्फ इतना ही, सितम ज़रीफ़ी यहीं ख़त्म नहीं होती है। आपने क्या किया कि जो मुस्तहिक थे 2700 लोग, उनके तो मेंबरशिप खत्म कर दी। इवन लाइफ टाइम मेंबर, लाइफ टाइम के मायने में बार बार बताकर चल रहा हूँ। लाइफ टाइम के मायने ये होते हैं कि जब हम किसी एनजीओ में जुड़ जाते हैं, किसी कमेटी में जुड़ जाते हैं, किसी आरडब्ल्यूए में जुड़ जाते हैं, किसी ट्रस्ट में जुड़ जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं लाइफ टाइम, तो वो 1 टाइम होता है। उसकी मेंबरशिप खत्म नहीं होती है बिला वजह, तो सवाल ही नहीं होता है कानून के दायरे में से बाहर जाकर। तो आप करते ये हैं कि 2017 में आप एक कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं मनमाना, मनगढ़ंत, और 2700 मेंबरों की मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है ताकि इलेक्शन ही ना हो। अच्छा। और उसके सितम ज़रीफ़ी यहाँ ख़त्म ना होकर बढ़ती है कि जो बहादुर नाम का ये जो है ये अपने आप को उसमें लाइफ टाइम लीगल एडवाइज़र करार देता है, जबकि ये बेनिफिशियरी ऑफ दरगाह शाह मर्दा की कैटेगरी में आता है, ये मेंबर बन ही नहीं सकता। देखिए, मैं बार बार एक बात जताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आवाम तक मैसेज भी पहुँचना चाहिए कि बहादुर से मेरी ज़ाती तौर पर दुश्मनी नहीं है कि मेंबर नहीं बन सकता। दस्तूर अंजुमन हैदरी, जो पहले अंजुमन हैदरी थी असली, उसका जो 1954 से दावेदारी पेश करते हैं कि वो रजिस्टर्ड है और वो गजट है दिल्ली वक्फ बोर्ड में, उसी अंजुमन का ये दस्तूर है। मैं आपको अभी कॉपी दे रहा हूँ, उसकी ओरिजिनल मेरे पास रखी है कि कोई भी बेनिफिशियरी ऑफ दरगाह शाह मर्दा विल नॉट बी मेंबर, गजट है दिल्ली वक्फ बोर्ड में।
उसी अंजुमन का ये दस्तूर है, मैं आपको अभी कॉपी दे रहा हूं, उसकी ओरिजिनल मेरे पास रखी है, कि कोई भी बेनिफिशियरी ऑफ दरगाह शाह मर्दा विल नॉट बी मेंबर ऑफ अंजुमन हैदरी। ये रिटन रिकॉर्ड में है और ये गजट है, दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी इसकी कॉपी लगी हुई है, और ये अब की नहीं है, ये 20 साल पुरानी है। तो इन्होंने क्योंकि ये दस्तूर जो है इनकी राह में एक रोड़ा था, और इन्होंने क्या किया कि दस्तूर को ही बदल डाला। भाई हिंदुस्तान के कानून को ही बदल दो ना आप, राइट नहीं था, नहीं कोई किसी का राइट नहीं, राइट है एजीएम का, और एजीएम भी उसकी भी एक मेजॉरिटी होनी चाहिए, और वो भी वो एजीएम जो असली लोगों की होगी। अब अगर आप हिंदुस्तान का कानून बाबा साहिब अम्बेडकर की किताबें फाड़ के फेंक दोगे और सरफराज अपने कानून नाफिज कर, ये हो थोड़ी जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। हिंदुस्तान में देखिए, एक और यहाँ पर मैं बारीकी से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हालांकि ये बात आवाम को बताने तक कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है, कि कोई भी कानून जो एक्ट जो बनता है एक्ट वो दस्तूर से बड़ा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया जो है, कोई भी एक्ट उसके अधीन, उसके अंदर, उसके दायरे में रहकर बनाया जाता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। कानून दस्तूर के मुताबिक होता है, हमने तो दस्तूर ही खत्म कर दिया, उल्टा कर दिया उन्होंने, खत्म कर दिया ना। इसी दस्तूर के मुताबिक, जिसके मुताबिक कोई भी दरगाह का रहने वाला बेनिफिट किसी भी तरह का उठाता हो, चाहे वो उसका मुलाजिम हो चाहे किराएदार हो, वो दरगाह का मेंबर नहीं बन सकता। तो वो दरगाह का लीगल एडवाइजर लाइफ टाइम कैसे बन जाएगा? ये हमारी लड़ाई थी। हमारी लड़ाई ये थी कि जब आप 10 साल से वहां पर काबिज हैं, तो आपने 10 साल में सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार में और दिल्ली वक्फ बोर्ड में, जिसके हम अधीन आते हैं, वहां पर आपने ऑडिट करवाया कि या नहीं करवाया? ये हमारी लड़ाई थी। हमारी लड़ाई 2700 मेंबरों को लेकर है, बल्कि अब ये लड़ाई 2700 मेंबरों वाली तो खत्म हो चुकी 5 जनवरी से पहले, क्योंकि हमने बिल्कुल ओपन ऐलान किया है, हम दिल्ली वक्फ बोर्ड से परमिशन लेने के बाद एक अनाउंसमेंट किया है कि दिल्ली के और एनसीआर में रहने वाले तमाम मोमिनीन दरगाह शाह मर्दा के मेंबर बन सकते हैं। अच्छा, किसी मसलक की में कोई हद नहीं? नहीं, मसलक की हद है। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये शिया औकाफ है। शिया औकाफ प्रॉपर्टी में जो कमेटी बनती है, उसमें सिर्फ अहले तशी ही मेंबर बन सकता है। मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप और मेंबरशिप ले सकते हैं कोई भी 18 साल का बालिग शिया, इसमें मैं कोई मेंबर बन सकता है। मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप और मेंबरशिप ले सकते हैं कोई भी 18 साल का बालिग शिया। इसमें मैं कोई कंफ्यूजन पैदा करना नहीं चाहता हूँ, ना कोई ऐसी मैं कोई बात पैदा करना चाहता हूँ कि इससे माहौल खराब हो। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं जब इनको बीके दत्त कॉलोनी से लड़ाई करनी होती है, वहाँ के रिहायशियों से लड़ाई करनी होती है, जब इनको दरगाह की कमेटी इनके हाथ से जाती हुई दिखती है, तो ये शिया सुन्नी की बातें करने लगते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर लड़ाई सिस्टम की है, यहाँ पर लड़ाई ट्रांसपेरेंसी की है, यहाँ पर लड़ाई राइट की है, और ये सिर्फ डाइवर्ट करने के फॉर्मूलाज हैं। दरगाह शाह मर्दा के ताल्लुक से बिल्कुल खुद आप देख लीजिए, अमानतुल्लाह साहब जो चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड है, उन्होंने जो अभी कमेटी बनाई है 5 जनवरी 2022 को, उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि दरगाह शाह मर्दा शिया औकाफ है, और इसकी कमेटी में तमाम जो भी मेंबरान चुनकर जा रहे हैं वो तमाम शिया हैं। ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरफराज या अमानतुल्लाह साहब जो है इस प्रॉपर्टी को सुन्नियों के हवाले कर देंगे, तो हमारी क्या औकात है? हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये था, अब आ रही है सर, कमेटी तो बन गई, अब मुद्दा यह है कि आपको वहाँ पोजीशन कैसे मिलेगी? क्योंकि वहाँ पर तो देखा है कि लड़ाई झगड़े इतने होते हैं, वहाँ पर कई बार पुलिस फोर्स भी आती है, आप अमन परस्त लोग हो, तो वक्फ बोर्ड और आप किस तरह से वहाँ पोजीशन लेंगे, जरा वो मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए, एक बात आप अपने जहन से बिल्कुल इस डर को निकाल दीजिए कि वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। दरअसल ये जो काबिज लोग थे 12 साल से, ये खुद ऐसा माहौल पैदा करते थे वहां पर। मिसाल के तौर पर मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये कौम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 2019 में जब इलेक्शन डिक्लेयर किया इन्होंने, तो इनको पता था ना तो कौम आने वाली है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है, कोई नहीं आने वाला, और आवाम आने वाली है जिसको इनको रोकना था। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है, इसको कोड कीजिएगा। इन्होंने एक अफवाह फैलाई कि आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब जो इनके चीफ पैटर्न थे, उनको गोली मारने की धमकी दी गई है। तो जो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी शख्सियत है, धर्मगुरु हैं, रहनुमा हैं एक कौम के, जब उनकी मुहावजत का मामला आएगा तो वहां पर पुलिस लगा दी गई। भाई, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है।
एक्चुअल में कभी भी मौलाना को किसी ने गोली मारने की धमकी नहीं दी ये थी। फर्जी बात फैलाई गई। इन्होंने फर्जी बात इसलिए फैलाई कि वहां पर बहुत सारी पुलिस आ जाए, अच्छा, पुलिस का घेराव हो जाए, बीके दत्त कॉलोनी को जोरबाग को घेर ले और वहां पर आवाम वोट डालने ही ना जा सके, अंदर न जाए। अंदर ना जाए। और ये बात पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद है। ओके, ओके। पुलिस ने इस बात का बारहा जिक्र किया है। मौलाना को कोई गोली नहीं मार रहा था। ये चाहते थे कि लोग एहतिजाजन अंदर आए ही नहीं, अच्छा, और ये लोग अंदर एक कमरे में बैठकर 14-15 लोग मिलकर 20 मेंबरों का इंतखाब कर लें, और ऐसा किया भी इन्होंने, जिसकी हमने 11 बजे कंप्लेंट की। दरगाह शाह मर्दा में 100 नंबर की पुलिस को बुलाया गया। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन लोधी कॉलोनी पहुंचे, DD 12A अभी भी हमारे पास दर्ज है वो कंप्लेंट। उसके बाद हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड में शिकायत की, और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 26/8/2019 को इनका ये इलेक्शन गैर आईनी करार देते हुए इसको मानने से इनकार कर दिया, नल एंड वैलिड करार दिया, और उसका हमारे पास ऑर्डर मौजूद है। मतलब कहने का यह है कि एक ऐसा सिस्टम अपनी जीत के लिए बनाया गया। पहले अफवाह फैलाई गई कि मौलाना को जान का खतरा है। Yes. उसके बाद वहाँ सिक्योरिटी लगाई गई। पहले अफवाह फैलाई गई कि मौलाना को जान का खतरा है। Yes. उसके बाद वहाँ सिक्योरिटी लगाई गई। Yes. और उसके बाद जिन लोगों को अंदर जाना था वो अंदर नहीं गए, जो अंदर बैठे हुए थे उनका फैसला हो गया, हम जीत गए। ये हुआ है। यही रिकॉर्ड हुआ, इसी की तो हमने मुखालफत की है। बहुत बड़ी बात। आपने उसमें FIR लॉन्च कराई है? नहीं, उसमें हमने कंप्लेंट लॉन्च कराई थी। आपकी कोई कॉपी भी? मेरे पास उसकी कॉपी है। उसके बाद मेरे पास वक्फ बोर्ड का वो ऑर्डर भी है, जो जिसमें लिखा गया है कि आप 2013-2016 के इलेक्शन की जानकारी दीजिए और हिसाब किताब दीजिए, और आपका ये इलेक्शन नन एंड वैलिड करार दिया जाता है। ये मेरे पास ऑर्डर है, आप ले लीजिएगा इसकी कॉपी। अच्छा, अब मुझे बताइए, आप सरफराज साहब जिस हिसाब से आप उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो इस तरह से प्लानिंग नहीं करते हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, आप लोगों को मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि ये माले इमाम है। जी, ये लड़ाई 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, एक मुहाफिज़ माले इमाम और एक गासिब माले इमाम। जिसके मालिक ही इमाम हो, ठीक है। उसमें ये फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। ये बहुत आसान तरीका है। ईमानदारी एक सीधा सीधा सब्जेक्ट है। अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जहां तक इस भरम का सवाल है कि हम कब्जा कैसे लेंगे, तो देखिए, हिंदुस्तान में लॉ है, अदलिया है, जी, पुलिस है हमारी मुहाफजत के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक पूरा सिस्टम है। पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उसके बाद DCP ज्वाइंट CP हैं, उसके बाद DCP साहब हैं, ACP साहब हैं, SHO साहब हैं, पूरा एक पुलिस है। हम उनके सामने बात रखेंगे अपनी, और उनसे मदद मांगेंगे और उनको बताएंगे कि हमें इस तरह ये मामलात हैं और हमें ये कब्जा नहीं दिया जा रहा है। ये एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, पूरा एक प्रोसीजर है, और इसको फॉलो किया जाएगा। जहां तक ये सवाल है कि आपको इतनी ताकतवर चीजों के साथ, मतलब वहां पर ये हो जाएगा, ये सब भरम है, क्योंकि वहां की ताकत तो एक्चुअल में अवाम है। बिल्कुल सही। माले इमाम की हिफाजत तो अवाम करती है। जब अवाम हमारे साथ है या अवाम हक के साथ है, चलिए हमारा साथ भी छोड़ दीजिए, हक के साथ है, तो वहां पता चल जाएगा कि कितने लोग इनके साथ हैं, कितने लोग हमारे साथ हैं। हम बस सिर्फ हमारी एक बात जरूर कहने की है कि हम कोई भी काम कानून के बाहर जाकर नहीं करेंगे, और कोई भी वक्फ एक्ट, देखिए दरगाह शाह मर्दा एक्चुअल में लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था। दरगाह शाह मर्दा जो है एक वक्फ प्रॉपर्टी है, और वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में जैसे कि भरम फैला रहे हैं कि जी हमारी अंजुमन को कोई हटा नहीं सकता और दूसरी मैनेजिंग कमेटी को कोई ला नहीं सकता। भैया, जो पहले तो आप ये मानने से या तो इनकार कर दीजिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ। कि हमारी अंजुमन को कोई हटा नहीं सकता और दूसरी मैनेजिंग कमेटी को कोई ला नहीं सकता। भैया, जो पहले तो आप ये मानने से या तो इनकार कर दीजिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ। अगर आप ये मानते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो फिर मैनेजिंग कमेटी भी बनाने का या मुतवल्ली अपॉइंट करने का राइट भी वक्फ बोर्ड के पास ही है। वक्फ बोर्ड कोई ऐसा नहीं कि हमारी अंधी हिमायत कर रहा है। वक्फ बोर्ड भी कानून के दायरे में रहते हुए काम कर रहा है। सारे एविडेंस हमने दिए, सारे एविडेंस, सारे प्रूफ हमारे पास मौजूद है, और बाकायदा एक प्रोसीजर है। और जैसे कि अभी एक भरम फैला रहे हैं कि जी पहले 2019 में अगर कमेटी बना दी गई थी तो 2022 में क्या बनाने की जरूरत पड़ी थी। आप उसको ऑर्डर को पढ़िए। 2019 का ऑर्डर था टिल नेक्स्ट ऑर्डर तक ये मैनेजिंग कमेटी काम करेगी। इसी दौरान इनको सफाई का भी मौका दिया। हालांकि मैं वक्फ बोर्ड के इस फैसले से नाराज भी था कि वक्फ बोर्ड ने बहुत ही लचीला रवैया रखा इनके लिए। इनको बार बार मौके दिए गए सफाई देने के, मामलात को बताने के, लेकिन ये इतनी हठधर्मी पे उतरे हुए थे कि कभी कभी तो मैं वक्फ बोर्ड से नाला हो जाता था कि आप इस तरह कर रहे हैं।
लेकिन वक्फ बोर्ड ने अपनी पूरी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए 3 साल तक इनको मौके फराहम किए, और जब ये बाज नहीं आए तब मजबूरन हमने एहतजाज किया। चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड जनाब अमानतुल्लाह साहब के सामने बार बार अपनी फरियाद रखी कि देखिए ऐसा हो रहा है, अभी भी देख लीजिए। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वो एकदम इस तरह से इस कदर शिकायतें उनके पास पहुंचने लगी कि मजबूरन उनको सुपरसीड करना पड़ा तमाम इंक्वायरी। देखिए आप देखिए ना, हमने करप्शन के लिए जो ऑडिट के खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी है दिल्ली वक्फ बोर्ड में, उसके ऊपर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक जांच कमेटी बनाई है। इसी जो आपने दी रिपोर्ट जी, उसी जांच कमेटी, जब वो जांच कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट मूव करेंगे, क्योंकि मामला 200 करोड़ से ज्यादा के गबन का है। 200 करोड़ का ज्यादा, 200 करोड़ तो हम अपनी लिमिटेशन को कवर कर रहे हैं, ये मामला तो 200 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो मेरे भाई इस बात को छोड़ दीजिए कि पोजीशन कैसे लिया जाएगा। पोजीशन लिया जाएगा कानून के दायरे में। शाह मर्दा करबला जोरबाग के जनरल सेक्रेटरी सरफराज हुसैन साहब के आपने देखा बेबाकी से बात करते हैं, और इंटरव्यू से पहले सारे मुझे प्रूफ दिखाए गए हैं, ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। एक ऐसे शख्सियत के मालिक हैं जो लड़ रहे हैं हक के लिए, और 200 करोड़ का गबन भी इसके अंदर शामिल है। 27 तो मेंबरों को हटा दिया गया, वो भी शामिल है मुद्दा इनमें जो हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात बताइए कि जो लोग ये अफवाह उड़ा रहा है कि ये शियाओं से छीना जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरफराज जी ने उस एक्ट का भी जिक्र कर दिया है कि जो जोरबाग की करबला है, इसके जो मेम्बरान रहेंगे वो शियाई हजरात रहेंगे। वो दूसरी बात है कि सब जो मिशन है इनका, वो सारे मसलकों को साथ लेके चलना है। एक अच्छा कदम है और एक अच्छी शुरुआत है। लड़ाई यहाँ जो है अभी जारी है। सरफराज साहब ने कहा है कि हम जो है कानूनी मदद दे देंगे, कमेटी बोर्ड इनके साथ है, और जो कमेटी अभी बैठी हुई है जो गबन पे रिसर्च कर रही है वक्फ बोर्ड की, उनकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। आने वाले वक्त में ये मुद्दा जो है बहुत तकड़े मोड़ लेने वाला है, और हम ये दुआ करते हैं कि सही हाथों में जोरबाग की जो करबला है सही हाथों में आ जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो।